नमस्कार दोस्तों, वसुधैव आईएएस अकादमी के इस खास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज इस खास प्रोग्राम में हम ईरान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रिलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे। साथियों, वेनेजुएला में जो हैपनिंग हुई है, जो घटना हुई है, उसके बाद आम जनमानस में एक क्वेश्चन उभर रहा है। एक हर आदमी इस उम्मीद में बैठा है, ये उसके मन में क्यूरियासिटी पनप रही है कि हु आफ्टर वेनेजुएला, यानी वेनेजुएला के बाद कौन, ईरान या ग्रीनलैंड। साथियों, ये क्वेश्चन हर जनमानस में, हर व्यक्ति के माइंड में चल रहा है। आज हम बात करेंगे ईरान, हु आफ्टर वेनेजुएला के बाद हम आज बात करेंगे कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान का नंबर है या ईरान में वो स्थिति हो सकती है जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया। साथियों, इसी पर हम आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वाई, अब पूछेंगे कि वाई ईरान, वेनेजुएला के बाद ईरान क्यों, और भी बहुत सारे कंट्री हैं वर्ड्स में, ईरान ही क्यों जो अमेरिका का टारगेट बनेगा। इसके पीछे कुछ सारी बैकग्राउंड है जिन पर हम वन बाई वन डिटेल पूर्वक बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट मादुरो ऑफ द वेनेजुएला 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया था एक सैन्य अभियान के दौरान, और इनकी पत्नी और इनको रात में 3/4 की रात में इनको बंदी बनाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां इनको कैदियों की भांति उनका ट्रीट किया गया और उनको अमेरिका की फेडरल कोर्ट अमेरिका की, जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह अमेरिका की जो अपेक्स कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट कहते हैं। 5 जनवरी को फेडरल कोर्ट में इनको अपीयर किया गया, पेश किया गया, और इन पर आरोप था नार्को टेररिज्म का, यानी अमेरिका में वेनेजुएला से ड्रग तस्करी कराने का और ड्रग तस्कर्स की जो नेटवर्क था उनको प्रमोट करने का। इसी आरोप के तहत अमेरिकन कानून के मुताबिक इनको अरेस्ट किया गया था, पकड़ा गया था, ताकि इनको अमेरिका की फेडरल कोर्ट में अपीयर किया जा सके, ताकि इनके ऊपर लिटिगेशन हो, मुकदमा चलाया जा सके। यह अमेरिका का प्ली था इनको अरेस्ट करने के लिए। साथियों, अब हम देखते हैं कि ईरान में ऐसा क्या है कि जिसको लेके हर आदमी इस उम्मीद में है कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान में अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है। उसके पीछे मास प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन इन द ईरान। जैसा कि आप लोग टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि इस वक्त ईरान की हालत ठीक नहीं है। वहाँ जनता सड़कों पर उतरी हुई है, वायलेंस हो रहे हैं, प्रोसेसन, जुलूस, मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ भी। और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनके अगेंस्ट ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं, जिनकी वजह से वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है और लोग गुस्से में है, रेज में है, एंगर में है, और सड़कों पर भारी लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हो रही है। इसमें ईरानी सेना इनके खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई भी करी है, और अब तक लगभग सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं। तो वर्तमान में विश्व में ईरान ही एक ऐसा देश है जहां जनता सड़कों पर उतरी हुई है और मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, मैंने बताया कि इस समय जो अमेरिका ने डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं ईरान पर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सैंक्शंस द इकोनॉमिक condition of the Iran is not well. There are huge economic crisis has been created in the Iran at right now. Next है human right violations. जो 1979 में जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुई थी ईरान में, उसको लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस। वहाँ बहुत ज़्यादा नागरिकों को आज़ादी नहीं है, अपनी बात खुल के कहने की आज़ादी नहीं है, प्रेस पर, मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वहाँ पर इम्पोज हैं, और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। ह्यूमन राइट्स नाम की चीज़ वहाँ कम देखने को मिलती है। इसको लेकर भी लोगों में रेज है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स।
वुमेन राइट्स एक बड़ा इशू है। बीइंग ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वहाँ औरतों के जो हुकूक हैं, राइट्स हैं, वो बहुत लिमिटाइज हैं। उनको पर्दे में रखा जाता है, उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको पब्लिकली घूमने पर प्रतिबंध है, मास लेवल पर उनको बुर्का पहनना पड़ता है बाहर निकलने पर। अभी आपने सुना होगा कि महिसा अमीनी नाम की एक औरत थी जो बुर्का नहीं पहनी थी, उसको लेके वहाँ के कानून के मुताबिक उसको दंडित किया गया, उसको इंसीज किया गया। तो इन चीज़ों को लेकर भी औरतें वहाँ सड़कों पर हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है हॉस्टिलिटी बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ईरान में कार्रवाई का, जो जिस पर लोग ये एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि ईरान में अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। उसका एक बड़ा रीजन है इजराइल और ईरान के संबंधों में खटास। अभी आपने देखा होगा कि इजराइल ने पिछले महीनों इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से अटैक किया और जवाब में ईरान ने इजराइल पर किया। तो ये तनातनी 1947 से चली आ रही है, जब इजराइल नामक देश बनाया गया था 1947 में। उसी समय से, क्योंकि ईरान ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको मान्यता नहीं दिया है, जिसको लेकर दोनों देशों में तनातनी रहती है। तो एक बड़ा फैक्टर है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है और उसी के बेस पर इजराइल अपनी हरकत एक्टिविटी करता रहता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान एक बड़ा कार्रवाई करने का एक बड़ा रीजन है। जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का, उसको लेकर अमेरिका काफ़ी चिंतित रहता है और काफ़ी उसको प्रॉब्लम होती है। वो नहीं चाहता अमेरिका कि ईरान एक एटॉमिक पावर बने। और अभी इसको लेकर पिछले साल 2025 में उसके 3-4 जो न्यूक्लियर पावर प्लेसेस थे जहां न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं, एक तो इस्फहान है और फर्दो है और एक और कोई सिटी थी, जहां अमेरिका ने बमबारी किया था और उसके इस प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था। इसको लेकर भी दोनों देशों में तनातनी रहती है और किसी भी समय अमेरिका ईरान पर कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट है फुल पावर इन मिडिल ईस्ट। अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा देश हो जो उसकी पॉलिसियों को विरोध कर सके, उसको आंख दिखा सके। आप जानते होंगे कि वर्तमान में मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में सिर्फ और सिर्फ ईरान बचा है जो अमेरिका की पॉलिसीज को उसको जो है अपोज करता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, उसकी मुखालफत करता है। बाकी आप किसी देश में, चाहे वो इराक हो, यमन हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, यूएई हो, किसी में इस तरह का साहस नहीं बचा है जो अमेरिका का अपोज कर सके, उसकी मुखालफत कर सके। तो एक रीजन ये भी है अमेरिका और ईरान के कंटेंशन के बीच कि अमेरिका किसी हाल में नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ईरान जैसा कोई शक्तिशाली देश पनपे या उभर कर आए। ये भी एक बड़ा रीजन है। थर्ड है, नेक्स्ट रीजन है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन ईरान। वर्ल्ड में आप जानते हो कि सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, कच्चे तेल का रिजर्व वेनेजुएला में था। लगभग 300 बिलियन बैरल वहाँ रिजर्व है। उसके बाद सऊदी अरेबिया हो, लगभग 200 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल या कच्चा तेल ईरान में रिजर्व है। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ईरान और इसको लेकर भी अमेरिका चाहता है कि इस पर ईरान पर वो अपने कब्जे में लिए है ताकि ऑयल पर उसका नियंत्रण रहे। अब देखते हैं कि ऐसा कौन, ये तो जो रीजन हमने बनाए ये काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, बट इमीडिएट रीजन जो है वो यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प का एक हालिया बयान है जिसको लेकर लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी समय ईरान में कार्रवाई कर सकता है और वेनेजुएला जैसी स्थिति हो सकती है। वो है यूएस प्रेसिडेंट स्टेटमेंट ऑन द ईरान। ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक यूएसए स्टैंड रेडी टू हेल्प ईरानियंस सीकिंग फ्रीडम्स, यानी अमेरिका जो ईरान में फ्रीडम को सीख कर रहे हैं, जो वहाँ लोग जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर, जिस फ्रीडम को लेकर वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए अमेरिका रेडी है। ट्रम्प पब्लिकली डिक्लेयर्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट इज रेडी टू असिस्ट Iranians
who are protesting and demanding freedom from their government, जो लोग अपनी सरकार से यानी ईरान में अपनी सरकार से आज़ादी चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं, उनको अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। इससे दैट द यूएस सपोर्ट दोज कॉलिंग फॉर चेंज वुड बी हेल्प इफ नीडेड। उन्होंने कहा कि जो लोग वहाँ अमेरिका में चेंज चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अगर आवश्यक हुआ तो हम उनको सहायता देंगे। नेक्स्ट वार्निंग जो इन्होंने दिया है रिजीम को लेकर, ओवर द यूज ऑफ वायलेंस, जो अमेरिका ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है और उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट कार्रवाई हो रही, जो ईरानियन फोर्स और पुलिस कर रही है, उसको लेकर ट्रंप ने कहा कि ट्रंप हैज इशूड ए स्टर्न वार्निंग टू द तेहरान्स लीडर्स that if Iranian authorities use deadly force against the peaceful protesters, the United States would consider major retaliations. He indicated the US would respond very hard if the protesters are harmed. इन्होंने ट्रंप ने कहा कि अगर जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, उनको किल किया गया या उनको किसी तरह की चोट पहुंचाई गई या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो अमेरिका 100% उनका साथ देगा। और ईरान को चिताया है, तेहरान को चिताया है कि अगर किसी अथॉरिटी ने इस तरह का दुस्साहस किया तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। साथियों, इन्हीं दो स्टेटमेंट पर, इन्हीं स्टेटमेंट्स पर ये एंटिसिपेशन लोग करते हैं कि ईरान में किसी भी समय अमेरिका कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ दिस। अब देखते हैं कि पॉइंट पर आते हैं, कम टू द पॉइंट्स, की जो ईरान और अमेरिका के बीच जो तलखी है रिश्तों में, जो कंटेंशन है, उसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे हम बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ पाएं। इसके लिए 1953 का एक रिवोल्ट हुआ था। 1953 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसमें अमेरिका ने, और दूसरा रीजन है 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ये दो रीजन्स हैं जिनको लेकर अमेरिका और ईरान में हमेशा संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इनके बारे में हम आपको बातचीत करें, इनके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल से। अब ये रिवॉल्यूशन यूएस रिलेशंस 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मुसद्देक की सरकार को गिरा दिया गया था 1953 में। काफ़ी इतिहास दोनों के बीच पुराना है, जो आज ये तलखी है, तनातनी है, उसके पीछे रीजन है। 1953 से हम देखते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने उस समय के ईरानियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मुसद्देक को की सरकार गिराकर मोहम्मद रजा पहलवी को वहाँ गद्दी पर बैठाया गया था, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और तभी से मोहम्मद रजा पहलवी अमेरिका के ब्लाइंड सपोर्टर थे और अमेरिका की सतह पर ही ईरानियंस को क्रश किए और जो भी वहाँ सर उठाने की कोशिश की उसके सर को इन्होंने बुरी तरह से उसको क्रश किया। और इसको लेकर भी इन द कोर्स ऑफ टाइम दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा। इसके बाद जब स्थिति मुसद्देक सरकार ने हर तरह से वहाँ की ह्यूमन राइट्स को, औरतों के अधिकार को छीना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, वहाँ के नागरिकों के खिलाफ जाति की जो अपोजिशन में लीडर्स थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जिसको लेकर वहाँ की जो जनता थी वो मुसद्देक के खिलाफ हो गई। और उनको लगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका के इशारे पर ईरान को मुसद्देक चला रहे हैं और उसी के पिट्ठू हैं, उसी के पिछलगू हैं। ईरान की जो कल्चर है, जो तहजीब है, उसको रौंदा जा रहा है, वहाँ के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमग हो रही है। इसको लेकर मुसद्देक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और उसका नतीजा हुआ कि 1979 में एक रिवॉल्यूशन हुई जिसको इस्लामिक क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के बाद ईरान में एक रिपब्लिक की स्थापना हुई, इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। उसके बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाने लगा। और इस कदर लोग उस समय रोष में थे, एंगर थे, इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट था, आंदोलन था कि मुसद्देक को
देश छोड़कर भागना पड़ा और अमेरिका की सलाह पर अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करता रहा, हर तरह से आर्म्स, ट्रेनिंग, सारी सप्लाई देता रहा, लेकिन जनता के सामने, जनता की आंधी के सामने मुसद्दिक सरकार टिक न सकी और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। और मुसद्दिक 1979 में ईरान छोड़कर मिस्र, कायरो में शरण लिए। उसके बाद एक नया रिजीम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का शुरू होता है और इस पर अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ईरानी जनता जानती थी कि ये पिट्ठू, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद ईरान की राजनीति में आगमन होता है आयतुल्लाह खामेनी साहब का, जो आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और ये 1979 में ये वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए और 10 साल बाद यानी 1989 में 79 के बीच के बाद ये सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के और आज तक ये बने हुए हैं लगभग 38-40 साल से। मिस्टर आयतुल्लाह खुमैनी 1 फरवरी 1979 को बीके में प्रेसिडेंट, नॉट सुप्रीम लीडर, प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। सुप्रीम लीडर इनको 1989 में सुप्रीम लीडर बनाया जाता है खुमैनी साहब को। नई सरकार को अमेरिका और इस खुमैनी साहब ने अमेरिका से इतना नाराज थे उस समय कि उन्होंने अमेरिका को कहा कि ये महाशैतान है। और इसी बात को लेकर, इसी चीज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के रिश्ते आज तक अच्छे नहीं हो पाए और दोनों देशों के बीच आज क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। और ईरान ने एक तरह से अमेरिका के विरोध को अपनी पॉलिसी बना लिया, फॉरेन पॉलिसी बना लिया। नेक्स्ट है कंटेंशन। ये तो मैंने आपको बताया कि ये पुराना हिस्ट्री थी ईरान और अमेरिका की। अब दोनों के बीच जो मॉडर्न कंटेंशन है, जो विवाद का कारण है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान में क्या विवाद है जिसको लेकर अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त नजरिया अपनाए हुए है। उस पर सैंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस इम्पोज किए। इस पर हम देखते हैं। पहला है कि ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा अमेरिका को खटकता रहा है। अमेरिका ईरान पर ब्लेम करता है कि ईरान न्यूक्लियर वीपन बनाएगा, एटॉमिक वीपन बनाने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है, जबकि ईरान का प्ले है कि नहीं, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने न्यूक्लियर प्लांट को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, वो उससे एनर्जी उत्पादन करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं। दूसरा मिसाइल प्रोग्राम भी अमेरिका को खटकता रहा है। ईरान ने इस पिछले सालों, दशकों से बड़ी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें डेवलप किया है, गदर जैसी और बहुत सारी मिसाइलें हैं जो अभी मैं बारी बारी आपको आगे बताऊंगा। इन मिसाइलों को लेकर भी अमेरिका ईरान से नाराज चल रहा है। दूसरा है ईरान इजराइल रिलेशन। मैंने बताया कि मिडल ईस्ट में केवल ईरान है जो इजराइल की पॉलिसियों को, उसकी ज्यादतियों को, जो फिलिस्तीन में वो करता है गाजा को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, तो मिडल ईस्ट में केवल ईरान है जो इजराइल का अप्रोच करता है और अमेरिका की पॉलिसी को। नेक्स्ट है इस्लामिक कंट्रीज ओनली ईरान इज पावरफुल। मिडल ईस्ट में आज की डेट में केवल सिर्फ और सिर्फ ईरान बचा है, बकिया सब डिफंग है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के ही सारे पर चलता है, बकिया इराक को आपने देख लिया, सीरिया, जॉर्डन, यमन, मिस्र की भी हिम्मत नहीं है और कि वो खुलकर सामने आए अमेरिका के। अभी इस पर हम बताएंगे किसी अगले एपिसोड में। हु अपोज रेस्ट इस्लामिक कंट्रीज हैव नो रिलेशन इंपॉर्टेंस, रसिया एंड चाइनीज रिलेशन विथ ईरान। अमेरिका को ईरान का रसिया और चीन के करीब होना भी हमेशा अमेरिका को खटकता रहा है। और काफ़ी मात्रा में जो ईरान में हथियार हैं, जो उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, वो सब ईरान और अमेरिका से चीन से ही आते हैं। इसको लेकर भी अमेरिका ईरान से नाराज रहता है। थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था।
अब देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान क्या है। इसको यूएस से हमेशा संदेह करता है कि वो परमाणु कार्यक्रम के लिए है, एटॉमिक वेपन, इसको हमने बताया। फिर जबकि वो ईरान कहता है कि नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। मिसाइल प्रोग्राम भी मैंने बताया कि ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है रीजनल ग्रुप्स, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जिनको ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है। ये भी कंटेंशन का अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच डिस्प्यूट के कारण हमेशा है। इनमें यमन के हूती विद्रोही हैं और फिलिस्तीन के हमास, हिजबुल्ला सीरिया में और शिया मिलिशिया, ये 4 ऐसे संगठन हैं जिनको अमेरिका और इजराइल आतंकवादी कहते हैं। जबकि ईरान इनको सपोर्ट करता है और कहता है कि ये अपने न्याय के लिए, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए। ये भी दोनों देशों के बीच एक कंटेंशन का कारण है। नेक्स्ट क्षेत्रीय गठबंधन। आपको मैंने बताया कि ईरान और इजराइल के खिलाफ समर्थन, यानी इजराइल हमेशा इजराइल को के अगेंस्ट आता है, ये फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, एक ये रीजन है। और यूएस से सपोर्ट्स टू सऊदी अरबिया एंड इजराइल। यूएस से सऊदी अरब और ईरान के भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये भी हमेशा से डिस्टर्ब रहे हैं। अब थोड़ा प्रयास हो रहा है दोनों बीचों के बीच रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए। तो सऊदी अरब को यूएस से सपोर्ट करता है, ये भी एक इस एरिया में एक रीजन है। अनसाउंड रिलेशन बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया। मैंने बताया ही यूएस से ईरान को सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी मानता है। अगर मिडल ईस्ट में कोई पावरफुल है, मैंने बताया तो वो है ईरान। नो एनी अदर इस्लामिक कंट्री इज पावरफुल। ये ऑलरेडी मैं आपको इस पर विस्तार से बता चुका हूँ। अब देखते हैं कि और क्या रिलेशंस है, जो कंटेंशन है एक दूसरे के बीच, जो विवाद का कारण है ईरान और अमेरिका, वो है कि अमेरिका इन पर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शन लगा चुका है, प्रतिबंध पर। इनके तेल पर निर्यात लगाया, तेल निर्यात पर प्रतिबंध है, और इनके निगमों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध इन पर लगाया गया। फाइनेंशियल इनकम से इनकी सेंट्रल बैंक पर लेन देन, मतलब इन तरह ईरान के तेल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह अमेरिका ने बैन लगा रखा है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस। इसमें ईरान जो यूरेनियम, आप जानते होंगे कि न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम यूज होता है, जिससे वेपन्स या जो एनर्जी क्रिएट प्रोड्यूस की जाती है वो यूरेनियम ही से होती है। इसके इंक्रीजमेंट पर भी इसने रोक लगा दिया है। टेक्निक और सामग्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि ईरान का मिसाइल, बैलिस्टिक और टेक्नोलॉजी, ये सब बैन है इस समय। सेक्टर वाइज बैन, किसी तरह के आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैन्स की बात हमने किया जो अमेरिका ने ईरान पर इम्पोज किया है। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ईरान पर, जिसको लेकर वहाँ इतना बड़ा मास आंदोलन चल रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। बैंकिंग, व्यापार, तेल निर्यात, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी है, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, ये सब महंगाई बढ़ी है। इस पर हम बारी बारी विचार करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस गंभीर संकट में है, महंगाई तेजी से बढ़ी हुई है, बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी है, ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत लगातार गिर रही है, आम आदमी का जीवन मुश्किल है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी हुई है अमेरिका, ईरान में। वजह इसकी है कि वहाँ की जो पॉलिसी है और इंटरनेशनल बैन अमेरिका की वजह से, वो उसको लेके युवाओं की शिक्षा के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। कई उद्योग बंद हो चुके हैं, सरकारी नौकरियां के अवसर बहुत कम है। इससे युवा वर्ग सरकार से सबसे ज़्यादा नाराज है। दो ही लोग ईरान में मौजूदा सरकार से नाराज है, एक तो वुमेन्स, दूसरे जो हमारा यूथ है वहाँ का, ये बेहद नाराज है। इसके बाद पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस भी एक रीजन्स है वहाँ की अनरेस्ट का, ईरान की अनरेस्ट का। पहले राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित है, विपक्ष को खुलकर बोलने नहीं देता, प्रेस और मीडिया पर नियंत्रण है, लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाते। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है दैट हैज बीन इम्पोज्ड इन ईरान। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ अनरेस्ट इन द ईरान। नेक्स्ट है वुमन राइट्स। वुमन राइट्स के बारे में मैंने बताया कि हिजाब एक बड़ा इशू रहा है। वहाँ की लड़कियाँ हिजाब को फाड़ कर फेंक रही हैं और गवर्नमेंट को चिढ़ाने के लिए सड़कों पर सिगरेट पी रही हैं, हिंसा पर उतारू हैं और मॉडर्न ड्रेसेस को पहनकर घूम रही हैं। ये चीज़ें हैं। महिषा
अमीनी के बारे में मैंने बताया कि वहाँ इस तरह की सरकार अगर कोई बिना हिजाब के कोई औरत पाई जाती है तो उसके खिलाफ वहाँ की जो फोर्स है वो सख्त कार्रवाई करती है। इस कारण भी महिलाओं में रोष है। नेक्स्ट यूथ के बारे में हमने बताया कि अब प्रोटेस्टर्स डिमांड क्या है, कॉजेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो वर्तमान में ईरान में क्या है वो है महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक रिफॉर्म्स, महिलाओं के अधिकार, भ्रष्टाचार और अधिक स्वतंत्रता, ये लोग चाह रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है, मैंने ईरान की कंडीशन बताई, ईरान और यूएसए के बीच जो रिलेशन है, जो रिश्ते रहे हैं वो खराब क्यों हैं, रीजन्स क्या थे, उसकी हिस्ट्री मैंने बताई। अब देखते हैं कि क्या जो वेनेजुला में हुआ है वो ईरान में भी अमेरिका कर सकता है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आज का मेन इशू ये है और इस पर हम सभी लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि यूएसए ने पिछले 22 जून 2025 को एक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था। उसी से रिश्ते अमेरिका और ईरान के और ख़राब होते गए। और इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इस पर अमेरिकी बमबरसक ने बम्बार्ड B2, वहाँ का जो फाइटर जेट है B2, उसने 3 न्यूक्लियर प्लांट पर जो जहाँ ईरान का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह है फर्दो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट प्लांट, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी और इस्फहान। ये 3 प्लेस थे जहाँ 22 जून की हैवी बम्बार्डिंग करके इनको पार्शली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस था उसको काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया था। अब देखते हैं कि इन दोनों ईरान और अमेरिका की जो पावर है, जो शक्ति है, मिलिट्री पावर है, वो भी काफ़ी डिफरेंस है और दोनों में पोलर डिफरेंस है। अमेरिका इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है हर मामले में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के बारे में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे आर्मी के बारे में हो, चाहे आर्मी पावर के बारे में हो। हर चीज़ में अमेरिका और ईरान की कोई तुलना नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है। न सिर्फ ईरान की बल्कि विश्व के किसी देश के साथ अमेरिका की तुलना नहीं की जा सकती। और ईरान के पास जो फाइटर जेट हैं वो बहुत पुराने हैं, 1970-60 दशक के हैं। इसमें मिराज है, सुखोई है चीन का, ये सब आउट ऑफ डेटेड है, इनका आप कोई मतलब नहीं है। और ये ईरान अमेरिका के सामने कहीं भी ये टिकने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि 22 जून को इसके एटॉमिक पावर पर जो आक्रमण अटैक हुआ था उससे आप जान सकते हैं। ईरान में कुछ दमदार मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें सहाब है, गदर है जो, और सेजल है, खैबर है। ये मिसाइलें लगभग 2000 और 2500 तक मार कर सकती हैं। और इन्हीं मिसाइलों के दम पर ईरान हमेशा दम भरता है और ललकारता है अमेरिका को भी, इजराइल को भी। अभी पिछले महीनों आपने देखा होगा कि ईरान ने इन्हीं मिसाइलों के दम पर इजराइल पर अटैक कर उसको काफ़ी डैमेज किया था, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इजराइल काफ़ी डरा हुआ था इसको लेकर। और उसी बीच इजराइल को खुश करने के लिए अमेरिका ने 22 जून 2025 को इनके 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर, इस्फहान, नतांज और फर्दो पर आक्रमण किया था ताकि इजराइल खुश हो सके और ईरान को दबाया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ये भी इन द कोर्स ऑफ टाइम बहुत हेल्पफुल ईरान के लिए नहीं होंगी। और अमेरिका की जो वार टेक्नोलॉजी है, साइबर वारफेयर, अमेरिका का जो है साइबर टेक्नोलॉजी या उसकी जो आर्मी है या जो उसकी टेक्नोलॉजी है वार की, उसके सामने ये बहुत मुश्किल से टिक पाएंगी। मिडनाइट हैमर में आपने इसको बुरी तरह से देख लिया होगा। B2 बॉम्बर था, लक्ष्य स्थल मैंने बताया नतांज फर्दो था, और विमान बी स्टील्थ जो अमेरिका ने 22 जून को किया था, जिस विमान से बम्बार्ड किया था वो था स्पिरिट, B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, और F-22 रैप्टर और F-35। इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन न कोई रोक है न कोई तोड़ है। अब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईरान, मैंने बताया कि अमेरिका और ईरान की कोई पैरिटी नहीं है। अमेरिका के पास इस समय, अमेरिका की जो GDP है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन US डॉलर वहाँ की GDP है, जबकि ईरान की GDP सिर्फ और सिर्फ आधा ट्रिलियन
US डॉलर है। तो दोनों में कितना डिफरेंस आप समझ सकते हैं, एक तरफ 30 एक तरफ यानी 60 गुना ईरान की इकोनॉमी से अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है। एक तरफ 30 ट्रिलियन डॉलर और एक तरफ $0.4 ट्रिलियन ये ईरान की इकोनॉमी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई किस तरह की कितना डिफरेंस है दोनों की इकोनॉमी, दूसरे पावर, एक दूसरे की पावर में। और पावर कम्स फ्रॉम द इकोनॉमी। अगर आपको वास्तव में शक्ति तभी आपको मिलती है जब आर्थिक रूप से आप मजबूत हों। वो किसी के लिए भी लागू है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ईरान। अब देखते हैं कि जो कितने टॉप अथॉरिटीज अमेरिका ने, कई जो अथॉरिटीज, इस्माइल हनिया जैसे लोग जो हमास के चीफ थे, इनको मौत के घाट अमेरिका उतार चुका है। बहुत सारे लोगों को, इसमें इस्माइल हनिया साहब थे, सईद इजैदी साहब थे और बेहनान शाहरियारी थे। ये इन लोगों को अमेरिका टाइम टू टाइम इजराइल के सहयोग से इनका काम तमाम कर चुका है। अब इराक आपने देखा ही था, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का अमेरिका ने क्या हाल किया था। इनकी सत्ता 9 अप्रैल को इनको हटाया गया था इराक से, और ये 13 दिसंबर 2003 को पकड़े गए थे US फोर्सेस द्वारा, और इनको एग्जीक्यूट फांसी चढ़ा दिया गया था 3 दिसंबर 2006 को। तो इनकी क्या हाल हुई थी इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की, किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए इसी तरह सीरिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी का भी हाल कुछ ऐसे हुआ। 2011 में अमेरिका ने नाटो फोर्सेस के जरिए सीरिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी का क्या हाल किया, या किसी से छुपा नहीं है। शहर सिरते के पास 20 अक्टूबर 2001 को गद्दाफी को विद्रोही बलों ने युद्ध के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया था। ये भी कई दशक से सीरिया की गद्दी पर कब्जा जमाए हुए थे, वहाँ शासन कर रहे थे। लेकिन अमेरिका ने अपने नाटो फोर्सेस के साथ इनका क्या हाल किया, ये आप किसी से छिपा नहीं है। गद्दाफी का 42 साल तक कर्नल गद्दाफी सीरिया के शासक थे। आप बताइए, किसी एक व्यक्ति को कहाँ से अधिकार है कि वो पूरे जीवन भर किसी कंट्री का शासक बना रहेगा और लोगों को मौका नहीं देगा। तो मिडिल ईस्ट की ये ट्रेडिशन है कि वहाँ 50 साल, 30 साल, 40 साल तक लोग शासन करते हैं, और वजह इसके पीछे ये होती है कि वहाँ की जनता सड़कों पर उतरती है और इनका काम तमाम करती है। यही हाल वर्तमान में ईरान में भी चल रहा है। कर्नल जो यहाँ के ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं या सर्वोच्च नेता, इस्लामिक सर्वोच्च नेता हैं, वो 1979 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। 10 साल तक राष्ट्रपति थे, और 1989 में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे, और तब से आज तक धार्मिक नेता के रूप में, सुप्रीम लीडर के रूप में ईरान की गद्दी पर काबिज हैं। वहाँ के प्रोटेस्ट का, उनके अगेंस्ट रेज का जो कारण है वो ये भी है कि इतने लंबे रिजीम तक कोई एक शख्स कैसे बना रह सकता है। यू कैन इमेजिन इट। नेक्स्ट आप देखिए कि अली अब्दुल्ला सालेह, यमन के जो किंग थे अब्दुल्ला अली सालेह, इनका भी कुछ हाल ऐसे हुआ। सत्ता छोड़कर 2012 में इनको सत्ता छोड़कर भागना पड़ा, और 4 दिसंबर 2017 को हूथी विद्रोहियों ने इनका काम तमाम कर दिया, इनको मार डाला। तो यमन के जो किंग थे अली अब्दुल्ला सालेह का भी हाल यही हुआ। आप कर्नल गद्दाफी, सद्दाम हुसैन और सालेह आप देख चुके हैं क्या क्या हाल हुआ। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और नाटो फोर्सेस, और मेजर भूमिका में इजराइल, जो इन सब की ये हाल हुई है, ये इन्हीं लोगों के द्वारा हुई है। और एक और है ट्यूनीशिया कंट्री है, इनके जो किंग थे जैन अल आबदीन, इनकी भी हालत कुछ यही हुई, और सत्ता इन्हें 14 जनवरी 2011 में छोड़नी पड़ी। अरब स्प्रिंग की शुरुआत के समय ट्यूनीशिया हुई, और इनको भी देश छोड़कर सऊदी अरब भाग जाना पड़ा। ये भी अमेरिका की ही कारगुजारी थी। और नेक्स्ट है जो मजबूत देश माना जाता है मिडल ईस्ट का, वह है मिस्र का इराक, जिसकी राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक थे, काफ़ी दिनों से भी जमे हुए थे, और 11 फरवरी 2011 को अरब स्प्रिंग के आंदोलन के कारण इन्हें भी सत्ता से हटना पड़ा, और बाद में जेल गए, जहाँ उनकी हत्या, लेकिन उनकी हत्या नहीं हुई, ये बच गए, लेकिन आज भी जेल में है हुस्ने मुबारक। ये भी काफ़ी दिन से जमे हुए थे, और इनके पीछे भी अमेरिका और इजराइल का ही हाथ था। आपने देखा होगा श्रीलंका में क्या हुआ, आप जानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर 14 जुलाई 2022 को
भागना पड़ा, इन्होंने इस्तीफा दिया जान बचाकर। इन पर भी भ्रष्टाचार, गलत आर्थिक नीति का आरोप था और अमेरिका का हाथ था इनको डिस्पोजेस करने में, डिथ्रोन करने में। नेक्स्ट है बांग्लादेश। रिसेंटली आपने पिछले साल देखा कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ क्या हुआ, और उनको भी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन था और सरकार को भारी दबाव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और लोकतांत्रिक संकट के कारण इनको देश छोड़ना पड़ा और वर्तमान में ये भारत में आकर शरण लिए हुए हैं। तो साथियों, इन देशों की स्थिति आप देख चुके हैं कि क्या हाल इनका अमेरिका ने किया है, और इसी बेस पर लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है ईरान में भी इस तरह का कुछ हो। और अरब इजराइल वार में एक चीज़ और मैं बता दूं कि 1947 में इजराइल देश की रचना यानी क्रिएशन होने के बाद, गठन होने के बाद अरबों में और इजराइल में कई बार युद्ध हुआ है, और हर बार पूरी अरब मुस्लिम कंट्री मिलकर लड़ती थी या उसके सपोर्ट से इजराइल के खिलाफ लड़ती थी। लेकिन जितनी बार युद्ध हुआ, 3-4 बार, हर बार मुस्लिम देशों को हार का सामना करना पड़ा, और इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा वाले क्षेत्र को और कई मिडल ईस्ट के क्षेत्रों को, इजराइल के बीच के क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, और यहाँ तक कि सीरिया की गोलन हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। ये इतिहास रहा है मिडल ईस्ट का। पहले देखते हैं कि जब इजराइल 1947 में बना, तो उसके बाद 1948-49 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। अरब अरबियन कंट्री एक तरफ थी जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रही थी और इजराइल को मान्यता नहीं दे रही थी। सब लोगों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध किया और सबको हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया, लेबनान, इराक, ये 4-5 देश 1948-49 में लड़े और सब के सब हारे और इजराइल विजयी हुआ और सबके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी तरह सुएज संकट 1956 में हुआ, तो मिस्र, यहाँ भी इजराइल ने मिस्र की जो सिनाई क्षेत्र थी उस पर कब्जा कर लिया था सुएज संकट के समय। वेस्ट बैंक, गाजा और गोलन हाइट्स को भी कब्जा कर लिया, सिनाई प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया 1956 में। इसी तरह 1967 में एक 6 डेज वार होती है, जिसमें ये सारी मुस्लिम कंट्रीज थी विद द सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। उसमें ईरान भी थे, इराक भी थे, सारे लोग थे। लेकिन इस 6 डेज वार में इजराइल ने सबको धूल चटा दिया और सबको पास कर दिया। उसके बाद 1956 के बाद किसी मुस्लिम देश की आज तक हिम्मत नहीं हो सकी कि इजराइल के खिलाफ युद्ध करे या युद्ध की सोचे। तो इन्हीं सब रीजन्स, और इजराइल के पीछे कौन खड़ा हुआ? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के दम पर ही इजराइल इन देशों को धूल चटाता रहा है और उनकी औकात बताता रहा है। अब देखते हैं कि इस पूरे सिनारियों में जो कंटेंशन है, जो चाहे वेनेजुएला के साथ हुआ हो, चाहे इन देशों के साथ हुआ है जो हमने बताया, और चाहे ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा हो या हुआ हो, इसमें जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, किसी तरह का नहीं है। और कोई नो एनी रिएक्शंस, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, केवल मुँह जबानी, केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई एक्शन किसी ने कहीं नहीं दिखाया। न तो चीन, न तो रूस, न तो ईरान, सब के सब चुप हैं और सब लोग बस केवल कि हम मौके की नज़ाकत को देख रहे हैं, स्थिति को संभाले हुए हैं। किसी ने कभी भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा होने का या उसके खिलाफ जंग या युद्ध का कभी कोई न ऐलान हुआ, न कभी कोई सपोर्ट में आया। तो ये भी एक रीजन है। यूएनओ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ही जब अमेरिका वायलेशन किया, चाहे वेनेजुएला के मामले में, चाहे इराक के मामले में, चाहे गाजा, कभी भी यूएनओ अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं आया और न ही कोई कमेंट किया, न ही किसी तरह का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो आज की डेट में यूएनओ से लेकर जितने इंटरनेशनल कंट्रीज हैं सब के सब चुप हैं। किसी में कोई साहस नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोल दे या खुल के सामने आए या इन देशों की खुलकर मदद करे। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ईरान वेनेजुएला बन सकता है? तो अब ये आप समझ सकते हैं कि स्थिति गंभीर है। क्या हो सकता है? पहले दिस थ्रोन इज डेफिनेट बट लिटिल बिट थ्रो। इसका अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरी एनालिसिस है कि क्या ईरान में वेनेजुएला जैसी स्थिति हो सकती है,
क्या वहाँ के जो रूलर्स हैं वो डिथ्रोन किए जा सकते हैं, डिपोजिट किए जा सकते हैं, या देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किए जा सकते हैं। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मुझे तो ये लग रहा है कि सारी स्थितियाँ ईरान में वही बन रही हैं जो और देशों के साथ हुआ है। किसी भी समय कोई हैपनिंग हो सकती है, बट इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। थोड़ा सा ईरान इन कंट्रीज से डिफरेंट है, लेकिन है। इजराइल इज एज पावरफुल एज सपोर्टर ऑफ यूएसए। आप जान रहे हैं कि यूएसए के सपोर्ट से इजराइल बेहद सपोर्ट है। किसी भी समय इजराइल अमेरिका के सहयोग से कुछ भी कर सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। नो एनी अरेबियन कंट्री इज सपोर्टेड टू ईरान। आज की डेट में किसी मुस्लिम कंट्री या अरब कंट्री की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के पक्ष में खुलकर आए और अमेरिका की पॉलिसीज का विरोध करे। नो एनी इंटरनेशनल रिएक्शन। मैंने बताया कि कोई इंटरनेशनल रिएक्शन नहीं है। वेनेजुला के साथ हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, और न तो किसी तरह का कोई गठबंधन हुआ, या आपने देख चुके हैं। और डिससेटिस्फैक्शन एंड प्रोटेस्ट अगेन ईरान, जो सबसे पेनिट्रेटिंग, जो सेंसिटिव मैटर है वर्तमान में, वो ईरान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ, वो सबसे बड़ा कारण है किसी अनहोनी के लिए। और पूरी स्थिति क्रिएट हो रही है अदर कंट्रीज की तरह, और इसके पीछे, इस प्रोटेस्ट के पीछे, इस जन आंदोलन के पीछे, इस वायलेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल का हाथ है। इन्हीं लोगों की सह पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ईरान में हो रहा है। नेक्स्ट है 47 या 48 ओल्ड रिजीम ऑफ आयतुल्ला खामनेई। अब खामनेई साहब से वहाँ की जनता, मुझे लगता है कि काफ़ी ऊब चुकी है, क्योंकि एक 48-47 साल एक बड़ा लंबा रिजीम होता है किसी व्यक्ति को फेस करने के लिए या उसको सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए। तो ये नेचुरल है कि आदमी किसी न किसी समय उससे बोझिल होता है। और यही हाल आप देखे थे 1979 में हुआ था मुसद्देक सरकार के खिलाफ। मुसद्देक सरकार भी 1953 से लेके मुसद्देक 1953 से लेके 1979 तक राष्ट्रपति थे वहाँ के। तो उनके खिलाफ भी इन्हीं परिस्थितियों के कारण जनता नाराज हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, जो आज खामनेई साहब के रिजीम में हो रहा है ईरान में। तो ये भी बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट कंक्लूजन साथियों, इस तरह मैंने जो एक डिटेल आपके सामने पेश किया यूएस और ईरान के बारे में, उसकी जो हिस्टोसिटी है, कॉजेज ऑफ कंटेंशन है, जो डिस्प्यूट है, और प्रेजेंट सिनारियो क्या है, क्यों वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या रीजन्स है, और दोनों की जो पावर है, वो जीडीपी है, वो डिफरेंट है अमेरिका और इसकी। और मिडल ईस्ट में कोई उसका सहयोगी नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए कोई मुस्लिम कंट्री सामने आने का साहस नहीं कर पा रही है। न तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंट्री, चाहे रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे यूएन हो, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट आ जाए। और इसी बिंदुओं को लेकर, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर, इन्हीं हालात को लेकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका किसी भी समय ईरान पर आक्रमण कर सकता है, या वहाँ के शासकों को गद्दी छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर सकता है। ये अगर इन फ्यूचर ये चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा कोई अनहैपनिंग या कोई अनहोनी या अजूबे की बात नहीं होगी। साथियों, आप समझ गए होंगे ईरान और अमेरिका के बीच रिलेशंस को। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की वैल्यूएबल जानकारी लेकर आपके सामने दोबारा मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब्दुल समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ। थैंक यू।